अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है या इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, ये एक अहम बहस है, ख़ास तौर पर दो डेवलपमेंट्स के बाद। एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि जनरल फैज़ हमीद के बाद 3 मज़ीद अफसरान को हिरासत में लिया गया है। ISPR ने अभी इसके नाम तो नहीं बताए उन अफसरान के कि कौन से 3 अफसरान हैं जिनको जनरल फैज़ हमीद के बाद हिरासत में लिया गया है और उनका क्या कसूर है या किस जुर्म में वो उठाए गए हैं। क्या टॉप सिटी वाले मामले में उठाए गए हैं या जनरल फैज़ हमीद की जो रिटायरमेंट के बाद के जो मामला थे, जो सियासी मामला थे, या अगर तहरीक इंसाफ के साथ उनका कोई ताल्लुक था तो उस सिलसिले में उठाए गए हैं। तो ये अब 4 अफसरान की गिरफ्तारी इस सिलसिले में हो गई है जनरल फैज़ हमीद के बाद 3 मजीद अफसरान। एक तो ये डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि अडयाला जेल के जो साबिक सुप्रीडेंट हैं मोहम्मद अकरम, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ कुछ और शख्सियात को भी गिरफ्तार किया गया है। उन पर इल्ज़ाम यह है कि इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे थे, इमरान खान के लिए पैगाम रसानी का काम करते थे और 3 व्हाट्सएप कॉल्स या व्हाट्सएप नंबर्स भी मिले हैं जिन पर यूरोप के मुल्कों में राब्ते हुए हैं। यानी इमरान खान का पैगाम यूरोप के कुछ मुल्कों में पहुंचाया जा रहा था। अब किसको पहुंचाया जा रहा था, क्या गैर मुल्की कुव्वतों को या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को या फिर किसी और को पैगाम पहुंचाया जा रहा था। लेकिन इस खबर के मुताबिक जो मोहम्मद अकरम को गिरफ़्तार किया गया है, जो साबिक सुप्रीडेंट अडयाला जेल हैं, उनकी गिरफ्तारी इस मकसद के लिए हुई है, इस वजह से हुई है कि वो इमरान खान के लिए सहूलतकारी कर रहे थे, उनकी पैगाम रसानी करते थे, उनके लिए व्हाट्सएप कॉल्स करते थे और अडयाला जेल में कुछ और लोग भी यही काम कर रहे थे। ये इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है और ये गिरफ्तारियां हुई हैं। एक खबर आज अंसार अब्बासी की छपी हुई है और अंसार अब्बासी की खबर यह है कि अडयाला जेल से इमरान खान मुतअद्दिद ज़राए के ज़रिए से जनरल फैज़ हमीद के साथ भी राब्ते में थे। जनरल फैज़ हमीद के साथ वो राब्ते में थे और मुबैना तौर पर फिर फैज़ हमीद कुछ का ऐसे चीज़ें कर रहे होंगे जो कि इमरान खान के कहने पर कर रहे होंगे। ये अब स्टोरी इन 3 चीज़ों को आप मिलाकर देखें, इन 3 डॉट्स को कनेक्ट करें तो ऐसा लगता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सिर्फ करप्शन जो है वो मामला नहीं है, क्योंकि अगर करप्शन मामला है तो फिर तो बहुत सारे और अफसरान पर भी तहकीकात का दायरा वसी हो सकता है। मसलन जनाब बाजवा पर जो है वो काफ़ी इल्ज़ामात लगे थे। शाहिद असलम एक सहाफ़ी थे, उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे और फिर उनको बेचारों को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा है। उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ गई थी कि ये खबर क्यों ब्रेक की उन्होंने, या खबर क्यों दी थी। तो अगर सिर्फ करप्शन का मामला होता तो शायद और भी लोग इसकी जद में आ रहे होते। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जनरल फैज़ हमीद का मामला जो है वो सिर्फ टॉप सिटी का इशू नहीं है, बल्कि टॉप सिटी के अलावा उनकी पोस्ट रिटायरमेंट जो पॉलिटिकल मसरूफियात होंगी। क्योंकि हम ये नहीं जानते, हम ये जानते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के जो रिटायरमेंट से पहले के मामला थे वो क्या थे। हमें पता है कि चलें सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था टॉप सिटी के हवाले से, उनके DGISI होते हुए वो मामला हैं वो हमें पता है, या जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो इमरान खान के साथ किस तरह से उनके मामला थे, या जनरल फैज़ हमीद ख्वाजा आसिफ को क्या कह रहे थे, या PDM बनाने में क्या किरदार अदा कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो हैं वो हमें उनके रिटायरमेंट के पहले की चीज़ें इल्म है। लेकिन उसके रिटायरमेंट के बाद क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए थे, या उनके लिए कारकुन के तौर पे काम कर रहे थे, या लीडर के तौर पे काम कर रहे थे। ज़ाहिर है ये चीज़ें हमारे इल्म में नहीं हैं और इसके कोई शवाहिद अभी तक आम लोगों के पास नहीं है, इदारों के पास हों तो हों। लेकिन हैरत की बात इसमें यह है कि इमरान खान क्यों जनरल फैज़ को अपने साथ मिलाकर उनसे पैगाम रसानी करेंगे और उनसे 9 मई करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, जब जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनके बारे में इमरान खान के इल्म में आ चुका होगा कि मेरी हुकूमत के ख़ात्मे में जनरल बाजवा के साथ साथ जनरल फैज़ हमीद का भी किरदार था। जनरल फैज़ हमीद जो हैं उन्होंने ख्वाजा आसिफ को कहा था कि पहले हमसे पंजाब ले लो, फिर हमसे विफाक ले लेना 6 महीने के बाद। और PDM बनाने में जो मीटिंग्स हुई थी मोहम्मद ज़ुबैर के बकौल, उसमें जनरल फैज़ हमीद भी शामिल थे। तो मैं समझने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जनरल फैज़ हमीद पर इमरान खान का एतमाद तो ख़त्म हो जाना चाहिए था, या उनका एतमाद तो अब तक ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि उस वक्त हो सकता है वो कहते हों कि हाँ मैंने इनको DGISI के तौर पर बरकरार रखने की कोशिश की थी, क्योंकि उनका तालिबान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और मैं चाहता था कि उस मामले को वही डील करके जाएँ। अच्छा, अब जनरल फैज़ हमीद, ये आज भी इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए यही वजाहत की है कि मैं उनको बरकरार रखना चाहता था और इसीलिए मेरी जनरल बाजवा के साथ तलखी भी हुई थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चले उस वक्त तो जनरल फैज़ हमीद पर इमरान खान का एतमाद था, लेकिन ये तमाद तो बाद में ख़त्म हो गया होगा। इसलिए ख़त्म हो गया होगा क्योंकि हमारे सामने जो ख्वाजा आसिफ ने और मोहम्मद ज़ुबैर ने इंकशाफात किए हैं, उससे साफ अंदाज़ा होता है कि इमरान खान की हुकूमत के खात्मे में जनरल बाजवा के साथ जनरल फैज़ हमीद का भी किरदार था और उस सिलसिले में उन्होंने पूरी सहूलतकारी जनरल बाजवा की थी। तो फिर इमरान खान क्या रिटायरमेंट के बाद दोबारा उन पर एतमाद करने लगे होंगे? ये मुझे बईदस कयास, चले बईदस कयास तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसके इम्कानात कम लगते हैं।
मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल से बात है कि इमरान खान एक दफ़ा उनसे ठोकर खाने के बाद या उनसे धोखा खाने के बाद दोबारा उन्हीं पर एतमाद करने लगेंगे और डाला जेल में जाकर उन्हीं से राब्ते कर रहे होंगे। तो ये बड़ा हैरानकुन है मेरे लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि जो इस वक्त तहकीकात हो रही हैं और जो 3 डॉट्स कनेक्ट किए जा रहे हैं उसमें बहरहाल इमरान खान एक डॉट के तौर पर मौजूद हैं। यानी सिर्फ ये मुझे नहीं लगता कि फैज़ हमीद जो है उनका कसूर सिर्फ ये होगा कि उन्होंने टॉप सिटी में कुछ किया है, बल्कि जिस नौयत की तहकीकात हो रही हैं और जो चीज़ें हो रही हैं और जो फैसल वोडा बातें कर रहे हैं। देखिए आप फैसल वोडा, आपको पता है कि कुछ भी खुद से नहीं कहते। फैसल वोडा इंटरप्रेटर हैं, ट्रांसलेटर हैं। फैसल वोडा खुद से कुछ नहीं कहते। और अगर ऐसा ना होता, यानी फैज़ हमीद सिर्फ टॉप सिटी में मुलव्वस होते, तो जो बातें फैसल वोडा कर रहे हैं वो फैसल वोडा की ज़रूरत या औकात नहीं थी कि वो करते। फैसल वोडा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये 9 मई में भी मुलव्वस थे, ये अरशद शरीफ के कत्ल में भी मुलव्वस थे, और इनका ये भी जुर्म है, उनका वो भी जुर्म है। तो सारा कुछ एक लिस्ट बना के फैसल वोडा ने फैज़ हमीद पर डाल दिए। अब फैसल वोडा जो है वो अपने पास से ये कह रहे हो या उनके पास कोई ख़बर ही ना हो और वो बग़ैर ख़बर के ये तबसरा कर रहे हो, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इन्हीं बातों की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये ख्याल है, और ये मेरा तज्ज़िया है, ख़बर नहीं है, मेरा ये ख्याल है कि जनरल फैज़ हमीद के गिर्द का जो हिसार है उसमें ये तमाम तहकीकात का दायरा जो है वो शामिल है। इन दायरे को वसी करते हुए जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ इमरान खान से रवाबित या PTI के लिए काम करना या PTI के कारकुनों को या लीडर को हिदायत करना, ये शामिल है। आज सवाल हुआ इमरान खान से कि 9 मई के वाले से नाम आ रहा है कि 9 मई फिर फैज़ हमीद ने कराया, तो इमरान खान ने कहा कि बिल्कुल तहकीकात करें, अगर फैज़ हमीद ने कराया तो उनको पकड़ें। इससे तो ज़ाहिर है, मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि अगर फैज़ हमीद पकड़े जाते हैं कि 9 मई के वो मास्टरमाइंड है, तो फिर तो यह साबित करना होगा कि 9 मई के फैज़ हमीद इमरान खान की हिदायत पर यह सब कुछ कर रहे थे और इमरान खान के कहने पर कर रहे थे। अदरवाइज़ तो फिर इमरान खान स्पेयर हो जाएंगे और कहा, इमरान खान कहेंगे देखें भाई हम तो मुलव्वस नहीं है, फिर तो ये कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, वो मुलव्वस है। लेकिन ये नहीं होगा, इसको साबित किया जाएगा। अगर ये होता है कि 9 मई में जनरल फैज़ हमीद मुलव्वस हैं, तो फिर जनरल फैज़ हमीद का इमरान खान से ताल्लुक़ इस्टेब्लिश किया जाएगा और बताया जाएगा कि फैज़ हमीद ने 9 मई का प्लान जो है वो इमरान खान के ईमा पर या उनके कहने पर बनाया। तो इस तरफ कहानी जाती हुई मुझे नज़र आ रही है। लेकिन ये कितना पे करेगा, कितना इसका फ़ायदा होगा, ये मुझे, और किसको फ़ायदा होगा और कितना फ़ायदा होगा, ये कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें सीग़े राज में रखी गई हैं। अभी हमें ये भी नहीं पता कि जो 3 मज़ीद अफसरान को उठाया गया, वो 3 मज़ीद अफसरान कौन हैं, वो उनका क्या ताल्लुक़ है जनरल फैज़ से, और वो रिटायर्ड अफसरान उनको कहा जा रहा है, लेकिन क्या वो उस दौर के रिटायर्ड हैं जनरल फैज़ के साथ काम करते थे, और उनका भी ये जुर्म है कि वो पोस्ट रिटायरमेंट कुछ कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी देखना पड़ेंगी और फिर पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इन सारी तीनों चीज़ों में जो मैंने आपको बताया कि अंसार अब्बासी की स्टोरी अगर दुरुस्त है, जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान जनरल फैज़ हमीद के साथ जेल में बैठ कर राब्ते में थे, तो फिर ये इसमें एक नया सा मोड़ हमें दिखाई देता है और लगता है कि इस कज़िये को एक डायरेक्शन दी जा रही है। देखते हैं। बहरहाल अभी डेवलपिंग स्टोरी है, इसलिए हतमी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। डेवलपिंग स्टोरी है, पता चलेगा जब ये स्टोरी मुकम्मल तौर पर डेवलप हो जाएगी। तीसरी बात आज आ जाइए ज़रा, काजी फ़ाइज़ा साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। काजी फ़ाइज़ा साहब ने फरमाया है कि बरतानिया ने, एक मुल्क ने, नाम नहीं लिया किसी का भी, उन्होंने कहा एक मुल्क ने पैसे पकड़े और बिल्डर के पैसे पकड़ के उन्होंने हुकूमत को भिजवाए, हुकूमत ने उस बिल्डर को वापस कर दिए। तो और उन्होंने कहा कि क्या सोचता होगा वो मुल्क कि हम इनके पैसे पकड़ इनको दे रहे हैं और ये वापस कर देते हैं, तो आइंदा इनको पैसे क्यों दें, आइंदा इनके हवाले क्यों करें, फिर पकड़ के अपने पास ही क्यों ना रख लें। तो ये एक कमेंट किया है, रिमार्क्स दिए हैं काजी फ़ाइज़ा ने। मैं जनरल फ़ाइज़ा कहने लगा था क्योंकि जनरल पहले डिस्कस हो रहा है, तो अगेन आजकल पता नहीं स्लिप ऑफ टंग हो रहा है और ये वाकई अनइंटेंशनल है, इसको कोई और रंग खुदा के लिए ना दीजिएगा। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने काजी फ़ाइज़ा साहब जो हैं उन्होंने ये कमेंट किया। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ के साथ इसको एक डॉट कनेक्ट करता हूँ। वो डॉट ये है कि पिछले दिनों एक इमरान खान जब सुप्रीम कोर्ट आए थे और उन्होंने एक केस की बात की थी और वो केस था साइफ़र की। वो बात करने लगे कि मुझ पर साइफ़र केस बनाया गया है, तो काजी फ़ाइज़ा ने कहा कि नहीं अभी इसकी बात ना करें, क्योंकि हो सकता है ये मैटर हमारे पास आ जाए और फिर हमें इसको केस के तौर पर टेकअप करना पड़े, तो अभी आप इसकी बात ना करें क्योंकि ये हमारे पास आना है। तो आप सोचिए कि काजी फ़ाइज़ा साहब ने उस पर बात नहीं की थी क्योंकि वो केस अभी उनके पास गया नहीं था, इमरान खान को बात करने से रोक दिया था। तो अब काजी फ़ाइज़ा मुझे ये बताएं कि क्या अल-कादिर का ट्रस्ट वाला जो मामला है क्या सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आ सकता? क्या इसका ट्रायल नहीं चल रहा?
क्या उनके ये रिमार्क्स उस ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं है? काजी फाइज ईसा को पता है कि केस उनके पास नहीं आया, उन्होंने अभी उसके मेरिट्स नहीं देखे, उसकी डिटेल्स नहीं चेक की और शवाहिद उनके सामने नहीं रखे गए, कुछ भी पता उनको नहीं है और कमेंट वो पास कर रहे हैं, रिमार्क्स वो दे रहे हैं। फिर हम ये बातें करते हैं तो उनको यूट्यूबर से शिकवा होता है, सहाफ़ियों से शिकवा होता है, कहते हैं कैमरा पकड़ के यूट्यूबर बन गए हैं। आज भी उन्होंने यही फरमाया क्योंकि तकलीफ़ उनको इस बात की होती है कि मुझ पर क्यों कमेंट कर रहे हैं। और भाई आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, आप ऐसे ही चलते फिरते एक केस में सुनते हुए किसी दूसरे मामले का हवाला कैसे दे सकते हैं? 190 मिलियन पाउंड अभी ट्रायल में है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला ही कर लिया अपने तौर पर कि जी पैसे हुकूमत ने दिए और इन्होंने उसको वापस कर लिए, तो फिर कल को जब केस आएगा तो फिर आप क्या करेंगे? आपने तो माइंड मेकअप कर लिया हुआ है, आपने तो अपना ज़हन बना लिया है। काजी फाइसा साहब जो हैं उन्होंने तो इस पर अपनी राय काम करके आज फैसला भी सुना दिया है। तो जब उनके पास ये फिर आएगा तो वो क्या करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि इंसाफ के इस मनसब पर, जो हाईएस्ट मनसब है, उस मनसब पर बैठे हुए एक शख्स जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, उनको हरगिज़ ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह की बयानबाजी करें, इस तरह के रिमार्क्स दें और इस तरह एक राह चलते जो है वो कोई कमेंट कर दें और एक ऐसे केस में जिसका ट्रायल चल रहा हो और उस ट्रायल पर वो असरअंदाज होने की कोशिश करें। मेरा ख्याल में, मेरी राय यह बहुत ही नामुनासिब बात है और उनको बिल्कुल इस तरह के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए अनटिल अनलेस कि वो केस उनके सामने आए और उस पर वो अपनी राय का इजहार करें। या तो ट्रायल ना चल रहा होता तो फिर भी समझ आता था, ट्रायल चल रहा है, नीचे ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं, तो ये साफ जाहिर है कि आप सुप्रीम कोर्ट अपना माइंड दे रही है कि भाई हमारा ये माइंड है, तो जज साहब आप उसी लिहाज से फैसला करना, क्योंकि मुमकिन है हमारे पास ये पहुंचे तो हम आपका फैसले फिर उड़ा ना दें। तो जज तो फिर खौफज़दा हो जाएगा कि मेरा फैसला उड़ने जा रहा है क्योंकि काजी फाइसा बैठे हुए हैं आगे। तो ये मेरा ख्याल है कि काजी साहब की बहुत ही उनकी एक कोताही उनसे सरजद हुई है और इसकी उनको वजाहत कर देनी चाहिए। एक और मामला इस वक्त जो है वो बहुत ही तकलीफ़ दे पूरे पाकिस्तान के लिए बना हुआ है और वो मामला जो है ये उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दे है जो मरीम नवाज़ को एक जुमला, यानी कौम को पहली दफ़ा पता चला कि मरीम नवाज़ उर्दू का एक जुमला नहीं लिख सकती, एक मुसलसल जुमला नहीं लिख सकती, जुमले को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती, उर्दू के जुमले को का की के में फंस जाती हैं। ढंग का तो क्या सादा जुमला नहीं लिख सकती। एक होता है ना शाइस्ता उर्दू में, शुस्ता ज़बान में कोई अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत बुनत के साथ कोई जुमला तख्लीक कर देती। चीफ मिनिस्टर हैं आखिर पंजाब की, लेकिन वो तो छोड़िए, एक सादा जुमला जो जिसमें चंद का की का इस्तेमाल होता है और कह जी मैं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करती हूँ, इससे सादा जुमला तो कोई नहीं हो सकता। अगर वो ये नहीं लिख सकती, ये कौम को पहली दफ़ा पता चल रहा है और बड़ा अफसोस हुआ है आई एम श्योर कौम को कि उनकी चीफ मिनिस्टर एक जुमला नहीं लिख सकते। लेकिन उससे ज़्यादा इस वक्त सूरत हाल पूरी कौम के लिए जो परेशान कौन है वो ये है कि इंटरनेट सर्विसेज इतनी स्लो हो चुकी हैं कि लोगों के कारोबार शदीद मुतासर हो रहे हैं। लोग एक तस्वीर भेजने से जो है वो तंग हैं, यानी आप सोचें ना कि पूरा काम कारोबार ही अब तो व्हाट्सएप की पिक्चर्स पर हो रहा होता है। एक बंदा ने अपने कई कारीगर लगाए हुए हैं, इवन कारीगर बार बार तस्वीरें भेजता है कि जी ये मसला हो रहा है। ये तो मैं छोटी छोटी आपको मिसालें दे रहा हूँ, हो सकता है चलें आप कहेंगे उसके काम पे इफेक्ट इतना नहीं होगा क्योंकि वो कोई और रास्ता इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन फाइवर पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो बाहर से अपनी बिड करके प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं और उन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और उन पे जो है वो उन प्रोजेक्ट्स पे जो है वो बिजनेस रन करते हैं, डॉलर कमाते हैं, पाकिस्तान के लिए डॉलर लेकर आते हैं। आप सोचेंगे पाकिस्तान को ज़र मुबादला ला कर देते हैं, 1 रुपया भी खर्च किए बगैर। यानी आम जब इंडस्ट्री लगती है तो उसके लिए आप रॉ मटेरियल आता है, कुछ ना कुछ पाकिस्तान से बाहर जाता है, फिर आप एक्सपोर्ट करते हैं। इवन एक्सपोर्ट के लिए भी आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है। लेकिन ये वो वाहिद चीज़ है जिस पर तो आपको एक पैनी इंपोर्ट नहीं करना पड़ती और आप एक्सपोर्ट करते हैं, डॉलर पाकिस्तान में लेकर आते हैं। लेकिन इस वक्त पूरी डिजिटल जो मार्केट है वो क्रैश कर गई है। लोग अपने बिजनेस को बाहर, पाकिस्तान से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ से उठाकर ले जाएं। फाइवर पर आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो सारे तो बाहर जा ही रहे हैं। उसके अलावा जो है वो IT बिजनेसेस वो तबाह हाल हैं। बेशुमार लोगों के काम हैं जो IT के ज़रिए चल रहे हैं, जो इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू चलते हैं, वो सारी चीज़ें मुतासर हो रही हैं और डेली का इसका मिलियन ऑफ रुपीज़ का नुकसान हो रहा है। आज सेनेट की कायमा कमेटी में भी इस पर बहुत बहस हुई है और बड़ी तशवीश का इजहार किया गया है और PTA को उस पर बुलाया गया है जवाब देने के लिए, लेकिन किसी के पास जवाब है ही नहीं। वो कहते हैं अच्छा हमारे इल्म में तो ऐसा कुछ नहीं आया। अदालत पूछे या सेनेट की कमेटी पूछे या कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पूछे, जब उनसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि कैसे ये इंटरनेट स्लो डाउन हुआ है, तो जवाब मिलता है कि जी हमारे इल्म में तो है ही नहीं। अच्छा
स्लो हो गया, हमें तो कोई शिकायत ही मौसूल नहीं हुई, अच्छा इसको चेक कर लेते हैं, शिकायत तो हमारे पास कोई नहीं आई। ये जवाब देकर कौम को बेवकूफ़ बना के और इदारों को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को और कायमा कमेटी को बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। यहाँ पर शायद किसी को एहसास ही नहीं है कि पाकिस्तान का नुकसान ज़्यादा बड़ा है। वो समझते नहीं हम पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, हम पर क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया को बंद कर दो, ट्विटर को बंद कर दो, इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दो, इंटरनेट को ख़त्म ही कर दो, चाहे पाकिस्तान का भट्टा बैठ जाए, चाहे पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी बेड़ा गर्क हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। ये चंद लोगों का ख्याल है और उसी की वजह से इस तरह की पॉलिसीज़ बन रही हैं, जिससे यानी आप कौम पहले ही घड़े में डूबी हुई है, उसको बाहर निकालने के बजाय मज़ीद उसको आप जो कोई थोड़ा बहुत बेचारा अपने घर का निज़ाम चला रहा है उसको भी ख़त्म करने के दर पे हैं। तो ये सूरत हाल अफसोसनाक है, न जाने ये कब तक जारी रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।